हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ठीक है। तो देखो, अगर हम सूखे या मुरझाए हुए फूल को अगर पानी में रख देते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद वो फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा होता है एक मेम्ब्रेन की वजह से, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है अपने से, तो बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। ठीक है। तो बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है कि वो मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, उनको ही पास होने देगी। ठीक है। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे लार्ज शुगर मॉलिक्यूल हैं, ये सब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती हैं। तो अगर हम देखो यहाँ पे एक यू ट्यूब लेते हैं, ठीक है, एक यू शेप की ट्यूब है हमारे पास। इसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को देखो यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद एक साइड में हमने प्योर सॉल्वेंट को फिल कर दिया है और दूसरे साइड में हमने सॉल्यूशन को फिल किया है। ठीक है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देती है। तो कुछ देर के बाद आफ्टर टाइम टी कुछ देर के बाद जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो पास होके सॉल्यूशन के साइड चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लेवल जो है वो राइज हो चुका है और यहाँ पे देखो लेवल कम हो गया है वाटर का। ठीक है। क्योंकि जो वाटर था, जो सॉल्वेंट था, वो पास होके सॉल्यूशन के साइड में आ गया है। ठीक है। अब जो प्रेशर लगेगा यहाँ पे इस हाइट की वजह से, तो बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम लिक्विड में बात करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड जितनी ज़्यादा डेप्थ पे हम अगर जाएंगे लिक्विड में, उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है। डेप्थ में तो प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है डेप्थ इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू एच रो जी, ये फॉर्मूला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम का। ठीक है। जिस डेप्थ पे हमें निकालना है वो हाइट लेंगे या डेप्थ लेंगे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर को लगाना होगा सॉल्यूशन के साइड में। ठीक है। अगर हम इस साइड को प्रेशर लगाएंगे तो जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के साइड में नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से हम ऑस्मोसिस को स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन हमें मिलती है कि द मिनिमम प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर हमें जो कि सॉल्यूशन के साइड में लगाएं जिससे कि ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप हो जाए। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, ऑस्मोसिस में जो भी सॉल्वेंट होगा, ठीक है, वो ऑलवेज मूव करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव होगा। ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, देखो, जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। देखो, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो ऑलवेज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो देखो, इस तरफ का लेवल राइज होके ज़्यादा हो गया, इधर का लेवल कम है। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है और ये डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी पे। तो देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा CRT। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे C है कॉन्सेंट्रेशन, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू
देखो सी है कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको लिख सकते हैं N2/V, ठीक है, RT, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो V है वॉल्यूम और N2 है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। N2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं नाउ पाई V इज इक्वल्स टू N2RT लिख सकते हैं। अब देखो N2 है मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला में पता है मास बाई मोलर मास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाई M2RT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज़ है कि हम यहाँ से जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम M2 फाइंड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं M2 इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, W2 इंटू RT और डिवाइडेड बाई पाई इंटू V। ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो यहाँ से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है।